बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेल का अहवाल मैं सभी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरी किस्त के इजरा के लिए तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। बातचीत मुस्बत रही। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर का समाही अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमती काविशों का एतराफ। वज़ीर आज़म का इस्लाहाती अमल के लिए हुकूमती आज़म का इयादा। रिफॉर्म्स का मकसद मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना है। अनवारुल हक काकड़ की IMF टीम से गुफ्तगू। गैर रियासती अनासिर से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए मसला कश्मीर पर बात जरूरी है। दरीना तनाज़े का कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल तवज्जो का मुतकाजी है। हक खुद इरादियत का आलमी बिरादरी का वादा अभी तक वफा न हो सका। मसले को इल्तवा में रखना कोई हल नहीं। हिंदुत्वा नजरिए के तहत पॉलिसीज तबाही का नुस्खा है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मार्गला डायलॉग से खिताब। भारत में अकलियतों के कत्लेआम और इस्तेहसाल की तफसील पर मुश्तमिल दोसिये जारी। वफाकी काबीना की हज पॉलिसी 2024 में तरामीम की मंजूरी। 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। 80 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए खिदमतगार साथ रखने का शर्त में नरमी का फैसला। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत इजलास। 18 अफराद के नाम ECL से निकालने और 9 शामिल करने की मंजूरी। सऊदी अरब और कतर के साथ सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात की इजाजत। इसराइली फौज मरीजों और कमजोर तबके को निशाना बना रही है। इस बर्बरियत की मिसाल करूने वस्ता के दौर में भी नहीं मिलती। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का खिताब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का आलमी बिरादरी से गजा में खूनरेजी रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। जंग के खात्मे के खिलाफ वीटो का हक इस्तेमाल करना इखलाकी मयार पर सवालिया निशान लगाता है। सदर ममलकत। गजा लहू लहू। इसराइली फौज का सबसे बड़े शिफा अस्पताल पर हमला। मास्क पहने से हुनी फौजियों की मरीजों, तिब्बी अमले और पनाह लेने वाले शहरियों पर फायरिंग। 170 शुहदा की अस्पताल के सहन में इज्तमाई तदफीन। यूनिसेफ सरबराह का गजा का दौरा। जो कुछ देखा और सुना बयान नहीं किया जा सकता। इस वहशत को रोकना होगा। कैथरीन रसल। शफा अस्पताल पर फौजी हमला इंतहाई तशवीशनाक है। तिब्बी अमले के साथ राबते दोबारा खत्म हो गए। अस्पताल मैदान जंग नहीं। हजारों मरीजों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आलमी इदारा सेहत। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर टांग में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक और दहशतगर्द टारगेट किलिंग और शहरियों के कत्ल की वारदातों में मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस। विफाकी हुकूमत ने धरने से जुड़े मामलात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। साबिक IG पुलिस सैयद अख्तर अली शाह सरबराह होंगे। 10 TORs वज़ा। 2 माह में तहकीकात मुकम्मल होंगी। समात 22 जनवरी तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह की मुलाकात। इंतखाबात के नकाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द सूबे का दौरा करेगा। सिकंदर सुल्तान राजा। PTI के 4 बरस में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। बुग़ज़, हसद, गलीज़ जुबान और नफरत ने माशरती इक़दार को पामाल कर दिया। बातें करने वाले बहुत आए लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। हमने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया और डैम्स बनाए। इंतखाबात में अवाम ने मैंडेट दिया तो घरेलू, कमर्शल और ज़रूरी सारिफीन को सोलर पैनल्स के जरिए महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का कोयटा में इजलास से खिताब।
शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात आगे बढ़ने का रास्ता है। यकीन है इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देगा। सियासत हर जमात का हक है, बैसाखियों के बजाय आवाम की हिमायत ही असल सहारा है। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर की बुनियाद पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सूबाई हुकूमत की लाहौर पर मसनूई बारिश पर मुशावरत। मौसमियात के हवाले से मखसूस लेबॉरेटरी कायम करने का फैसला। मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। सूबे में हफ्ते के रोज तालीमी इदारे और दफातर बंद होंगे। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में 2 नौजवान शहीद, मुतअद्दिद गिरफ्तार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मावराए अदालत कत्ल और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से जालिमाना इकदाम रुकवाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत और मोटरवे पुलिस के दरमियान मुआहिदा। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर गाड़ियों को मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद होगा। जायद वजन वाले ट्रॉलर भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड चिंची रक्षों को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत। क्रिकेट वर्ल्ड कप। मेजबान भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर उंगलियां उठ गईं। पहले सेमीफाइनल की पिच तब्दील करने का इंकशाफ। मैच नई पिच पर होना था, लेकिन भारतीय बोर्ड ने अपने स्पिनर्स को मदद देने के लिए इस्तेमाल शुदा पिच का इंतखाब किया। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। बाबर आजम का कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। शान मसूद टेस्ट और शाहीन शाह आफरीदी T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। फैसला मुश्किल था, लेकिन यही सही वक्त है। बतौर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा, बाबर आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरी किस्त के इजरा के लिए तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से IMF मिशन चीफ नाथन पोर्टर की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की और सहमाही अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमती काविशों का एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि तकनीकी सतह पर बातचीत का मुस्बत नतीजा निकला है। दोनों अतराफ से स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तनाजुर में तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने IMF टीम का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम के ताउन की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने IMF के साथ मुतफ़क्का इस्लाहाती काविशों के लिए हुकूमती आज़म का इज़ादा करते हुए कहा कि इन रिफॉर्म्स का मकसद मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए मसला कश्मीर पर बात ज़रूरी है। इस दरीना तनाज़े का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम सालाना मार्गला डायलॉग से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर रियासती अनासर के चैलेंज से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट देखिए। मार्गला डायलॉग में इजहार ख्याल करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। भारत ने हमेशा तनाज़ात को हवा देकर मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग दिया। India is, in my opinion, flirting with the Western Hemisphere, offering itself to be the lead player with its, of course, huge population base, who can play a lead role to contain Chinese rise. Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, we feel that in region, the players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit from attracting the technological transfer, the investment part, and other engagement with the Western Hemisphere. वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी मुल्क के साथ तिजारती व माशी सरगर्मियों का फरोग बाहमी मफाद से ही मुमकिन है। Does Pakistan want that India should be excluded from all this story? Not at all. We do see the opportunity and benefit of having trade and connectivity on the eastern side as well. But for that, in order to realize, Pakistan does feel that every individual and nation has to interact
in a dignified way. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरी अवाम को सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत अपनी उमंगों के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार होना चाहिए। Kashmir is an area which requires some serious attention. And that attention has to be, again, according to the people of Kashmir. The Forum of United Nations has promised them. And how on earth all these claiming to be Democrat deny this basic democratic exercise to the Kashmiri people? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा में इसराइली बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। एक फ़आल फ़लस्तीनी रियासत ही पायदार अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत दे सकती है। How many Palestinian children have to be killed to appease and address that Israeli anger? This is unacceptable, utterly unacceptable. सवाल और जवाब की नशिस्त में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमती तरजीहात और दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डालते हुए कहा कि कोई भी माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से अकेले निमट आजमा नहीं हो सकता। ये एक आलमी चैलेंज है जिससे सबको मिलकर निमटना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गैर रियासती अनासिर से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी हमारा कीमती असासा है। हमें इंसानी वसाइल की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देना होगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में अक़लियतों के कत्लेआम और इस्तेहसाल की तफसील पर मुश्तमिल डोज़िए जारी कर दिया गया है। इस दस्तावेज में भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम, इबादत गाहों की बेहुरमती और बुनियादी हकूक़ की पामाली का हक़ाइक़ की रोशनी में तफसीली अहाता किया गया है। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। भारत में अक़लियतों के कत्लेआम और उनके इस्तेहसाल पर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार किए गए डोज़ियर का निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अजरा कर दिया। इप्री के सदर डॉक्टर मोहम्मद रजा ने वज़ीर-ए-आज़म को डोज़ियर पेश किया। इप्री डोज़ियर के मुताबिक 2014 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ अक्सरियत पसंदी के जरिए मुज़ालिम जारी रखे हुए है और इम्तियाजी कवानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हकूक पामाल होने में कुलीदी किरदार अदा किया है। जारी डोज़ियर में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्लकुशी जारी है। आलमी कन्वेंशन के दस्तखत कुनिंदा के तौर पर भारत नस्लकुशी को रोकने का पाबंद है, लेकिन हिंदुत्वा नजरियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहों को तबाह कर रहे हैं। दस्तावेज के मुताबिक 2021 में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए और मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। इप्री डोज़ियर के मुताबिक भारत में दर्जनों तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं और इन्हें तबाह या खाली कराने के खतरे का सामना है और पूरे मुल्क में 1600 से जायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। दस्तावेज के मुताबिक भारत ने सिर्फ मकबूजा कश्मीर में हजारों मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में ले लिया है। प्री डोज़ियर में आलमी बरादरी से कहा गया है कि वो भारत से आलमी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कराने का मुतालबा करे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि जंगे मसाइल का हल नहीं है, हमें मोहब्बतों को परवान चढ़ाना होगा। मारगला डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया को तनाज़ात के अलावा माहौलियाती तब्दीली, मसनूई ज़हानत, मनफी समाजी रवैये और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम जैसे चैलेंजेस का भी सामना है, जिसके हल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फलस्तीन में मासूम जानों के ज़िया की कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती। इंसानी जान की कीमत में फर्क पैदा करके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमदर्दी, मोहब्बत और भाईचारे की फिजा परवान चढ़ाकर मस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। कोई चेंज अचानक नहीं आती, कोई डिक्टेटर राइट्स नहीं देता, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाले मुल्क अचानक राइट्स नहीं देंगे बाकी मुल्कों को, बट चेंज इज़ ग्रेजुअल। ये मैसेजिंग जो आपके दिलों से निकल रही है, आपके मुल्कों से निकल रही है, इस मैसेजिंग का एक वर्सटाइल मैसेज होगा, मगर एक टेंजिबल कैफियत की बुनियाद पर दुनिया को बदला जाए। एनवायरनमेंट, एआई और एक नैरेटिव जिसकी बुनियाद पर दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए। हैप्पीनेस
इज समथिंग जिसका हर जगह जिक्र है, हर मज़हब के अंदर भी जिक्र है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बुनियाद पर अगर ये हैंडल हो सकता है तो हो सकता है। मैं मुसलमानों के लिए ये समझता हूँ कि जो एथिक्स और मोरालिटी इंसानी जान की कुरान के अंदर है, दैट इज़ वेयर योर एंकर इज़। मेरी जमहूरियत एंकर्ड है इन दैट एथिक्स एंड मोरालिटी। सदर मुमलिकत ने कहा कि नफरत को बढ़ाती है। दुनिया को अपने जाती मफादात एक तरफ रख कर आला इक़दार अपनाते हुए इंसानियत का एहतराम मुकद्दम रखना होगा। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर एम्बेसडर डॉक्टर रजा मोहम्मद ने इदारे के अगराज़ो मकासद और तहकीक के शोबे में नुमाया कारकर्दगी के हवाले से आगाह किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज कर सकेंगे, जबकि निजी हज स्कीम्स में 80 साल से ज़्यादा अफराद के लिए खिदमतगार रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। निगरान वफाकी काबीना का इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। हज पॉलिसी 2024 में तरमीम के तहत सरकारी और निजी स्कीम्स का गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक हज ग्रुप्स ऑर्गेनाइजर्स के माली इंतजामात के हवाले से एक फूल प्रूफ मॉनिटरिंग सिस्टम का निफाज अमल में लाया जाएगा। निजी हज स्कीम्स में 80 साल से जायद अफराद के लिए खिदमतगार साथ रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। ताहम हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जरूरत के तहत सऊदी अरब में मकामी मुआविन की खिदमात भी हासिल कर सकेंगे और इस नुक्ते को सर्विस की फ्राहमी के मुआहदे में शामिल किया जाएगा और जिसकी खिलाफ वर्जी पर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को जुर्माना और ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने हार्डशिप हज कोटा में कमी की मंजूरी भी दी। मकामी मुआविनीन के कोटा का 50% उन पाकिस्तानी तलबा के लिए मुख्तस किया जाएगा जो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। इन तलबा की तैनाती वेलफेयर स्टाफ के तौर पर की जाएगी। वफाकी काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड की सिफारिश पर सऊदी अरब और कतर के साथ सरमायाकारी मुआहदों पर मुज़ाकरात की मंजूरी दी। काबीना ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सिफारिश पर बैंकों के 2021 और 2022 में ज़र मुबादला के लेन देन से हासिल होने वाले विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने कांगो, मेलावी, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे और जमहूरिया किर्गिस्तान को बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शामिल करने और जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट बराए माली साल 2023-24 की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने ट्रेडिंग कारपोरेशन को 2 लाख मेट्रिक टन यूरिया की बैनुल-अक़वामी मार्केट से खरीद के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2004 के तहत इस्तिस्ना की मंजूरी दी। इजलास ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर 18 अफराद का नाम ECL से निकालने और 9 अफराद का नाम ECL में शामिल करने की भी मंजूरी दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में होने वाले इजलास में रेलवे की तरक्की के लिए मेन लाइन 1 मंसूबे का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ML1 CPEC का एक अहम हिस्सा है। हुकूमत इसकी तरजीही बुनियादों पर तकमील यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए और तामीर में माहौलियाती असरात का खुसूसी ख्याल रखा जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कौमी अहमियत के इस मंसूबे से मुल्क में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब आएगा। रोजगार के मौके के साथ सामान की तरसील की लागत भी कम होगी। बंदरगाहों के माशी मराकज़ से मवासलाती रवाबित बेहतर होंगे और CPEC के तहत खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए ट्रांजिट रूट का मकसद भी पूरा होगा। इजलास को मेन लाइन 1 मंसूबे की तकमील के मुख्तलिफ मराहिल और तामीरी अहदाफ के बारे में भी ब्रीफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस पर समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच को अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के मामलात की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया है। साबिक IG पुलिस सैयद अख्तर अली शाह कमीशन के सरबराह, जबकि रिटायर्ड IG पुलिस ताहिर आलम खान और वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी खुशहाल खान रुकन होंगे। इंक्वायरी कमीशन 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। ज़वाबित-ए-कार के मुताबिक कमीशन तयन करेगा कि किसी अवामी ओहदेदार ने कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। इंटेलिजेंस समेत सरकारी इदारों के अफसरान की जिम्मेदारियों का तयन भी किया जाएगा। कमीशन इस बात का जायजा भी लेगा कि अगर इंटेलिजेंस और सरकारी इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मकसूद है तो उसकी नौयत क्या होनी चाहिए। कमीशन का सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा और उसके अखराजात वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इंक्वायरी कमीशन की मुआविनत की पाबंद होंगी। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर शेख रशीद अहमद की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खफगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर नजरसानी दरखास्त वापस लेनी थी तो दायर ही क्यों की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर टांग के इलाके कड़ी मचन खेल में कामयाब ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए और उनकी कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया।
हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द टांक और नवाही इलाकों में पुलिस के टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त ऑपरेशन को सराहते हुए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है। और अब कुछ बात कर लेते हैं गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की। गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में इंसानियत का कत्लेआम जारी है। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा पर हमला किया और जेर इलाज मरीजों, अमले के अफराद और पनाह लेने वाले आम शहरियों को निशाना बनाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमला आवर दर्जनों इस्राएली फौजियों ने चेहरे पर मास्क पहन रखे थे और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। जालिम फोर्सेस ने खान यूनिस में एक बार फिर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। वजारत सेहत के मुताबिक ताज़ा सेहूनी हमले में 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। वजारत सेहत का कहना है कि जारी इसराइल हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 11,320 हो चुकी है। वफा खैबर एजेंसी के मुताबिक काबिज फौज के हमलों में अब तक 3,141 तलबा शहीद, 4,863 जख्मी और 67 को मगरबी किनारे से गिरफ्तार किया गया है। हमलों में 130 असातिज़ा शहीद जबकि 400 जख्मी हो चुके हैं और 200 से जायद सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्थिस ने खबरदार किया है कि गजा में कत्लेआम का खात्मा किया जाए। एक्स पर एक बयान में उन्होंने कहा कि अशिफा अस्पताल पर फौजी छानियों की रिपोर्ट्स पर हैरत है। अस्पताल मैदान जंग नहीं है। अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों, मरीजों, तिब्बी अमले और आम शहरियों की जिंदगी को खतरात लाहिक है। आलमी बिरादरी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि अशिफा अस्पताल में 700 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 400 अमले के अफराद समेत 3,000 शहरी सेहूनी हमलों से महफूज रहने के लिए अस्पताल में पनाह लिए हुए हैं। अशिफा अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि 170 फ़लस्तीनियों को अस्पताल के सहन में इज्तमाई कब्रों में दफना दिया गया है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका अशिफा अस्पताल के मुहासरे की हिमायत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम अस्पताल में मुसल्लह लड़ाई नहीं चाहते जहां मासूम, बेसहारा और मरीज जेर इलाज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर इसराइली फोर्सेस के हमले के बाद खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हज़ारों मरीजों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के सरबराह कैथरीन रसल ने जंग से तबाहाल गजा का दौरा किया और तबाहकुन मनाज़र देखकर शदीद रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गजा बड़ों और बच्चों के लिए यकसां तौर पर गैर महफूज हो चुका है। तबाही नाकाबिले बयान है। फ़लस्तीनी मुसलसल बमबारी, तबाही और बेदखली का सामना कर रहे हैं। यूनिसेफ के सरबराह ने फ्रीकैन पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करें। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल की तरफ से फौरी जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के सरबराह फ़िलिप लाज़ारेनी ने कहा है कि हमारा रिलीफ ऑपरेशन तबाही के दहाने पर है। ईंधन और बिजली की बंदिश के बायस गजा में इमदादी कार्रवाइयाँ जल्द ख़त्म हो जाएंगी। उधर टेली कम्युनिकेशन कंपनियों का कहना है कि ईंधन की कमी के बायस गजा की सर्विसेज घंटों में बंद हो जाएंगी। नाज़रीन, 1988 में आज ही के दिन आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ऐलान किया गया। 35 साल गुजर जाने के बावजूद मजलूम फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली मजालिम और रियासती दहशतगर्दी से निजात न मिल सकी, बल्कि वक्त के साथ साथ इन इंसानियत सोज मजालिम में तेज़ी आती गई। अरसलान असद की रिपोर्ट। आहों, सिसकियों और जख्मों से चूर मजलूम इंसानों की ऐसी सरजमीन जो आलमी इंसाफ और महज़ब दुनिया की ज़मीर पर 100 साल से एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। 1948 को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद बरतानिया ने अरब दुनिया में एक खंजर की मानिंद इसराइल नामी गैर कानूनी रियासत के क़याम की मंजूरी दी, जिसके बाद 1948 की अरब इसराइल की पहली जंग के नतीजे में 7 लाख फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद से फ़लस्तीनी अवाम अपनी ही सरजमीन पर पनाह गुज़ीन बनकर दर बदर फिर रहे हैं। उस वक्त से लेकर अब तक मगरबी मुल्कों की मुकम्मल पुश पनाही पर सहूनी दरिंदों ने अरबों का खून बहाना शुरू किया, जिसमें अब मजीद शिद्दत आ गई है।
इसी दौरान फ़लस्तीनियों के मज़ाहमती तहरीक फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कानून साज तंजीम फ़लस्तीन नेशनल कौंसिल ने 15 नवंबर 1988 को अलजायर में बाज़ाब्ता तौर पर रियासत फ़लस्तीन के क़याम का ऐलान किया और मरहूम फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात को रियासत का पहला सदर मुंतखब किया। बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपनी करारदाद के जरिए फ़लस्तीन की रियासत के ऐलान को तस्लीम करते हुए मरहूम यासिर अरफ़ात को जनरल असम्बली इजलास से खिताब की दावत दी। तब से फ़लस्तीनी अवाम 15 नवंबर को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की खुशी मनाते हैं। ताहम इस साल उन्हें ये खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिल सका। गजा और मगरबी किनारे पर इसराइली बदतरीन रियासती दहशतगर्दी को 4 हफ्ते गुजर चुके। निहत्ते सिविलियंस पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से लाखों टन बारूद बरसा कर गजा को अमलन मलबे के ढेर में तब्दील किया जा चुका है। 11,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से 3,000 से ज़ायद ख़वातीन और 4,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। 27,000 से ज़ायद ज़ख्मी तिब्बी इमदाद के लिए तड़प रहे हैं, जबकि तमाम अस्पताल भी अमलन बंद हो चुके हैं। ताहम इस सब कुछ के बावजूद निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चों की चीखें और औरतों की आहुजारियाँ सुनने वाला दुनिया भर में कोई नहीं। अरसलान सदकी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द सूबे का दौरा करेगा। निगरान वज़ीर आला ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि सूबाई हुकूमत आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन से भरपूर मुआविनत करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि PTI के 4 बरस में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। बुग़्ज़, हसद, गलीज़ ज़ुबान और नफरत ने माशरती इक़दार को पामाल कर दिया। कोयटा में मुस्लिम लीग नून के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात में आवाम ने मैंडेट दिया तो घरेलू, कमर्शल और ज़राई सार्फिन को सोलर पैनल के जरिए महंगी बिजली से निजात दिलाएंगे। वक़ार अहमद की रिपोर्ट। मोहम्मद नवाज शरीफ PMLN बलूचिस्तान के इजलास की सदारत के लिए पहुंचे तो ओहदेदारों और वर्कर्स ने पुरजोश नारों से मरकजी कायदीन का इस्तकबाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ का कोयटा में PMLN बलूचिस्तान के ओहदेदारों से कहना था, इक़्तिदार नहीं, हमें खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। तब्दीली के दावेदार 4 साल में कौन सी तब्दीली ला सके? PMLN की हुकूमत हटाई न गई होती तो मुल्क आज तरक्की की राह पर गामजन होता। आवाम को बिजली के बिलों से आजादी देना और सोलर पैनल स्कीम लाना चाहते हैं। जनूब की तरफ से सिंध के साथ, रटोडेरो के साथ गवादर को मिलाया, गवादर कोस्टल हाईवे कराची टू गवादर बनाई। उसके बाद अब कोयटा से जो है वो इस्लामाबाद को मिला रहे हैं हम वाया डेरा इस्माइल खान, और उसको उस प्रोजेक्ट को जो कि 2018 में मुकम्मल होना चाहिए था, बदनसीबी से आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। कहाँ गई वो पिछली हुकूमत तब्दीली? हमारी हुकूमत आज भी अगर होती तो कब का पाकिस्तान आज बदल चुका होता। प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ भी कोयटा दौरे में नवाबजादा लश्करी रईसानी को शमूलियत की बाकायदा दावत देने सारवान हाउस पहुंचे। चीफ ऑफ सारवान नवाब असलम रईसानी भी साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुलाकात की तफसील मीडिया से शेयर करते हुए शहबाज शरीफ और लश्करी रईसानी का कहना था, इल्जाम तराशी के बजाय मसाइल के हल पर तवज्जो देना होगी। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी अमल से मुमकिन है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है तो हम सब की तरक्की और खुशहाली है। मुल्क को जोड़ने का इस सूबे बलूचिस्तान के जो मामला, तकालीफ, मुश्किलात को हल करने का तो वो एक सियासत नहीं, वो फिर इबादत बन जाती है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और मरकजी क़यादत के कोयटा दौरे से बलूचिस्तान की सियासत में बड़ी वाज़ेह तब्दीली देखने में आई। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल समेत 30 के करीब अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियतें भी हुई। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी ने कराची में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन से PTI ख़वातीन विंग की रहनुमा कुदरत न्याजी ने लाहौर में मुलाकात की और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन ने कुदरत न्याजी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी की अवामी खिदमत के अज़्म को तक़वियत मिलेगी।
پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے گا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے منشور کی بنیاد پر انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، الیکشن کمشنر پہ بھی ہمیں اعتماد ہے۔ ہم نے ہر پچ کے اوپر کھیلا، چاہے وہ سلو وکٹ ہو، چاہے فاسٹ وکٹ ہو، چاہے بمپی وکٹ ہو، جو بھی ہو، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا تجربہ تمام پچوں پہ کھیلنے کا، اور انشاءاللہ عوام کے اور اپنے منشور اپنے عوام کے پاس لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی کے بل بوتے پہ جو ہے اگلی حکومت انشاءاللہ ہم بنائیں گے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ۔ ادھر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور ووٹ کے ذریعے ہی تبدیلی کی جدوجہد پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کے لیے ہماری جماعت کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی حقوق پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ نواب شاہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامنا نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مٹھے اجتماع کو دیکھ کر مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے اتحاد کو شکست دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کل سے پیپلز پارٹی ضلع سطح پر کنونشن منعقد کرے گی۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 8 نومبر کو فری کین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف عدلیہ مخالف تقاریر سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عدم پیروی کی بنا پر درخواست خارج کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج لاہور اور ایبٹ آباد کی حلقہ بندیوں پر دائر اعتراضات کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 1324 اعتراضات موصول ہوئے اور ملک بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا عمل جاری ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اب تک 1,05,000 افغان باشندے وطن واپس جا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وقار احمد۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر معاشی دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان خطے میں تجارتی سرگرمیوں کا فروغ چاہتا ہے۔ افغان حکام بھی اسمگلنگ کے بجائے لیگل ٹریڈ پر توجہ دیں۔ جن اشیاء اور لگژری آئٹم کی درآمد کی حوصلہ شکنی کے لیے پاکستان نے ڈیوٹی پر کئی گنا اضافہ کر دیا ہے، وہ مافیا کے لوگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں منگوا کر پاکستان اسمگل کرتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے ساتھ اکنامک ٹیررزم کے خلاف بھی جنگ کر رہا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے جس کو پاکستان ٹریڈ کوریڈور فراہم کرتا ہے۔ چمن میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے افغانستان جانے والا سامان، جس میں لگژری سامان بھی شامل ہے، وہ افغانستان سے اسمگل ہو کے پہنچتا ہے۔ یہ سرہن ٹرانزٹ ٹریڈ کا غلط استعمال ہے۔ افغان حکام سے بھی اپیل ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان کے حوالے کر دے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ توقع کرتے ہیں کہ افغانستان اپنی سرزمین کسی طرح بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ اسمگلنگ کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 تا 12 نومبر تک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے کثیر مقدار میں ایرانی تیل، کھاد، آٹا اور چینی برآمد کی گئی۔ اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کے دوران ملک بھر سے 2089 میٹرک ٹن چینی، 198 میٹرک ٹن آٹا، 1948 میٹرک ٹن کھاد اور 11 لاکھ لیٹر ایرانی تیل برآمد ہوا ہے۔ نگراں حکومت، عسکری قیادت اور متعلقہ ادارے ملک بھر سے اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج بھی تیزی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 14 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 56,680 پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 66 کروڑ 16 لاکھ 24 ہزار سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 24 ارب 35 کروڑ 53 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ 194 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 146 میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि गजा में इसराइली जुल्म व बर्बरियत इंसानी अलमिया है। इसराइल ने हस्पताल पे हमला करके बीमार फलस्तीनियों को निशाना बनाया। कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल फौरी तौर पर मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी का सिलसिला बंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हम मजलूम फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाक वतन की मिट्टी में शहीदों का लहू शामिल है। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए हमारे फौजी जवान अपनी जानें हथेली पर लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। वसीयत लिख के रखने का हुक्म आया तो सोचा है, मुझे सब वारिसों से बस फकत इतना ही कहना है, वतन से दूर मर जाऊं तो वापस देश को लाना, मुझे मेरे वतन की खाक की आगोश में देना, लहद को सौंप देने की घड़ी आए उस लम्हा हिलाली सब्ज परचम को मेरे सीने पे रख देना, मेरे वालिद के पहलू में नहीं कदमों में सर रखना, कि शायद इस तरह मुझको सुकून आए, करार आए, मेरी अदनासी इस ख्वाहिश पे मेरे रब को प्यार आए, मेरा मदफन जो ऐसा हो तो बस इतनी तमन्ना है, शहादत की मिले हर मौत चाहे बार बार आए। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के माबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इयादा भी किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामूला में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने नौजवानों को मुहासिर और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फ़ौजियों ने ज़िला पुंछ के इलाके सरनकोट में 2 नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा इलाके में जारी कत्ल गारत, गिरफ्तारियों, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, घरों पर छापों और अमलाक की जब्तगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो तनाज़ा कश्मीर के फौरी हल के लिए इक़दाम करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने 2020 में एक जाली मुकाबले में 3 बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल में मुलव्वस भारतीय फौजी अफसर की जमानत पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि वो कैप्टन भूपिंदर सिंह को सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा मुअत्तल किए जाने के भारतीय फौजी ट्राइब्यूनल के फैसले पर हैरान है, जिसने खुद एतराफ़ जुर्म किया है। हुर्रियत रहनुमा और जम्मू कश्मीर पीर पंजाल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद हनीफ कॉल्स इंतकाल कर गए। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमन उनकी वफात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि मरहूम ने कई साल तक भारतीय जेलों में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की हैं। और भारत की फौजी अदालत ने 3 बेगुनाह कश्मीरियों के कातिल को रिहा कर दिया है। मार्च 2023 में कैप्टन भूपिंदर सिंह को इस केस में सजाए मौत सुनाई गई थी। 13 नवंबर को आर्म ट्रिब्यूनल फोर्सेस ने कैप्टन भूपिंदर के खिलाफ नाकाफी सबूत होने का बहाना करके सजाए मौत के फैसले को खत्म करके उसे रिहा कर दिया। कैप्टन भूपिंदर सिंह ने 18 जुलाई 2020 को अमशपुरा में कश्मीरी नौजवानों को जाली इनकाउंटर में शहीद किया था और उन्हें दहशतगर्द करार दिया था। मोदी सरकार दुनिया भर में दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की गैर कानूनी तजारत का मरकज बन चुका। FATF ने गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए अपनी टीम भी भारत भेज दी है। अब्दुल्ला शाह रिपोर्ट करेंगे। हिंदू इंतखाब संधि की आग में जलता हिंदुस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया। FATF ने भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए इस्तेमाल करने पर तशवीश जाहिर करते हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए टीम भेज दी। FATF ने रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों और गोला बारूद की गैर कानूनी तजारत का मरकज बन चुका है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग 2009 से 2018 तक 10 साल में 674.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ गई। FATF के मुताबिक बीजेपी की अहम शख्सियात मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे के सरपरस्त हैं। मारूफ जरीदे पॉलिटिको के मुताबिक हिंदुस्तान में गैर कानूनी तजारत और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए GDP 5% इजाफे को पहुंच गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत 2002 के बाद से अब तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार दरामद करने वाला मुल्क है।
हिंदुस्तान आलमी हथियारों के 11% दरामद करता है। इनमें रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और इसराइल शामिल हैं। मोदी हुकूमत सरकारी तौर पर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग कर रही है। हत्ता के हिंदुस्तानी रियल एस्टेट कारोबार को भी दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक FATF को भारत की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जायजा लेकर अमली इकदाम करने चाहिए। FATF जल्द ही भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकती है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड मकबूल बाकर और पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दरमियान कराची में मुलाकात हुई, जिसमें गन्ने की कीमत और काश्तकारों की फलाह के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि सूबे में गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला मकबूल बाकर ने कहा कि सिंध में गन्ने की काश्त पर पंजाब की निस्बत ज़्यादा खर्च आता है। दोनों रहनुमाओं ने कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए आला ने कराची में कौमी दायरा इमराज़ कल्ब का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि दिल का एक वॉल्व लगाने पर 2 लाख रुपए से ज़ायद का खर्चा आता है। हस्पताल में मुल्क भर से आने वाले मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। वफाकी टैक्स मुहतसिब ने काश्तकारों से इजाफी टैक्स वसूली पर निजी ट्रैक्टर कंपनी को टैक्स वापस करने और FBR को कंपनी की जानिब से 4 साल से 12 अरब से ज़ायद टैक्स अदा न करने से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में टैक्स मुहतसिब के कानूनी मुशीर अलमास अली ने कहा कि छानबीन के नतीजे में निजी ट्रैक्टर कंपनी टैक्स का फ़ायदा किसानों तक पहुँचने से रोकने में मुलव्वस पाई गई। सदर ममलकत ने भी निजी ट्रैक्टर कंपनी केस में FBR और कंपनी की अपील मुस्तरद करती है। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेज़बान भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर उंगलियां उठ गईं। गैर मुल्की मीडिया ने BCCI पर न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान सेमीफाइनल के पिच तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच नई पिच पर खेला जाना था, ताहम BCCI ने वर्ल्ड कप में दोबारा इस्तेमाल की गई पिच पर मैच का इनेकाद किया ताकि इसके स्पिनर्स को मदद मिल सके। और बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा। नए कप्तान को अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सपोर्ट करूंगा। PCB ने शान मसूद को टेस्ट और शाहीन आफरीदी को T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। PCB ने कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ का पोर्टफोलियो भी तब्दील कर दिया। मिकी ऑर्थर समेत तमाम कोचिंग स्टाफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेगा। मोहम्मद हफीज को क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नया कोचिंग स्टाफ मुकर्रर किया जाएगा। नाज़रीन, स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब ठोस इकदाम कर रही है। लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर, हफ्ते को तालीमी इदारे और दफातर बंद रखने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मौसमियात के हवाले से सूबे में मखसूस लेबॉर्ट्री भी कायम की जाएगी। वकास भट्टी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने स्मोक की सूरत हाल के हवाले से लाहौर में आला सतह इजलास की सदारत की। इजलास में स्मोक पर काबू पाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आला ने कहा कि भारत की तरफ से फसलें जलाने की शरह 90% तक है, जिसके बायस स्मोक और फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहरियों को स्मोक के असरात से महफूज रखने के लिए हफ्ते के रोज तालीमी अदारे और दफातर बंद रखे जाएंगे, जबकि लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर भी गौर किया जा रहा है। लाहौर में फौरी तौर पर 12 आयोनाइजर्स फिल्टर्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये स्मोक की हवा जो है इसको हम जितना कम कर सकते हैं और इसमें बहुत मदद मिलेगी। आज के बाद कोई भी मोटर बाइक जो है वो फ्यूल वाली नहीं खरीदी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक है जो खरीदी जाएगी। पुलिस ने ऑलरेडी एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और उस क्रैकडाउन का फ़ायदा ये हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो धुएं वाली गाड़ियाँ हैं वो ना सिर्फ पुलिस कर रही है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। मार्केट्स इस सैटरडे को बंद रहेंगी, लेकिन दफातर और मार्केट्स वो लोग 3 बजे के बाद खोल सकते हैं। निगरान वजीर आला पंजाब ने कहा कि मौसमियात के हवाले से कमीशन बनाया जा रहा है। स्मोक पर काबू पाने के हवाले से रिसर्च के लिए अलमाते में खसूसी टीम भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियात के हवाले से मखसूस लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी, जबकि लाहौर के तमाम पेट्रोल पंप्स के मेयार को चेक किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर लाहौर में 400 किलोमीटर के एरिया पर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोटर बाइक रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जबकि मार्केट में बैटरी से चलने वाली बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।
لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے سانس، گلے اور الرجی کے امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اویس کھٹانا۔ ماحولیاتی آلودگی کی ایک بڑی وجہ فضا میں سموگ کا شامل ہونا ہے، جس کا سامنا ان دنوں اہل لاہور کو ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر فضا میں آلودگی کا تناسب بڑھ رہا ہے اور آج ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں 221 رہا۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں ایئر کوالٹی انڈیکس 206 جبکہ ٹاؤن آل لاہور میں 245 ریکارڈ کیا گیا۔ سموگ کے باعث شہریوں کو سانس اور آنکھوں کے امراض لاحق ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش ہی سے سموگ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آج کے لاہور میں جو اسموگ پڑ رہی ہے، ابھی آنے والے دنوں میں اس کی انٹینسٹی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ آنے والے کم از کم ایک ویک کے دوران بارش کا کوئی خاص سسٹم موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زیادہ ہوا چلنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے دونوں ختم ہوتے ہیں۔ COPD یعنی پھیپھڑوں کے عالمی دن کے موقع پر لاہور میں واک کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد آلودگی اور سموگ کے اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ واک میں ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل کالج کے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سموگ کے پھیپھڑوں پر اثرات اور اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر روشنی ڈالی گئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ دنیا میں COPD موت کی تیسری بڑی وجہ ہے، تاہم بہتر علاج کے لیے اس کی بروقت تشخیص انتہائی ضروری ہے۔ اویس کھٹانا، PTV نیوز، لاہور۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلی نے ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ موسم شدید تر ہونے اور گرمی کا دورانیہ بڑھنے سے فصلوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انوار اللہ خان کی رپورٹ۔ موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں یہ انسانوں، جانوروں اور پودوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، وہی فصلوں کی پیداوار بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو 10 ممالک ایسے ہیں جو کلائمیٹ چینج یا موسمی تبدیلیوں سے زیادہ اثر انداز، اس پہ برے اثرات پڑیں گے اور پاکستان کا نمبر 7واں ہے۔ سب سے زیادہ جو اثرات آئیں گے موسمی تبدیلی کا وہ زراعت پہ آئیں گے۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں مجموعی طور پر زرعی ترقی کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم گرما کا دورانیہ بڑھ رہا ہے، بارشوں کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ فصلوں کی کاشت کے لیے متوازن حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے شدید گرمی اور شدید سردی فصلوں کی کاشت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ مستقبل میں زرعی سائنسدانوں کو بدلتے موسمی حالات کے پیش نظر تمام تر تحقیقی سرگرمیوں کو تیز کر کے جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ انور اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ پنجاب میں فٹنس سرٹیفکیٹ اور روٹ پرمٹ کے بغیر گاڑیوں کی موٹر وے اور ہائی ویز پر داخلے پر پابندی ہوگی اور اس سلسلے میں پنجاب حکومت اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ تقریب میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ موٹر وے اور ہائی ویز پر زائد وزن والے ٹرالر کسی بھی صورت داخل نہیں ہوں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر رجسٹرڈ چنگچی رکشوں کو فری رجسٹریشن کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی جائے گی، جس کے بعد غیر رجسٹرڈ چنگچی رکشوں کو روڈ پر نہیں آنے دیا جائے گا۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں شیری رحمان نے کہا کہ ہم نے نیشنل کلین ایئر پالیسی متعارف کروائی، سب صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کریں۔ شیری رحمان نے زور دیا کہ دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے ذمہ دار نہیں، ہم اس کے اثرات سے متاثر ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ شروع کیا۔ شیری رحمان نے کہا کہ ہمیں اپنی ماحولیاتی ترجیحات کو بدلنا ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند اور سموگ کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کہ کچھ یوں رہی۔ لہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سکردو میں -4، کالام -2، گوپس -1، جبکہ سری نگر میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی۔ اسلام آباد میں 8، لاہور 13، کراچی 21، پشاور میں 9، جبکہ کوئٹہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔
ناظرین، کھیل میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں سمیع اقبال اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرکٹ کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل کل آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان کلکتہ میں کھیلا جائے گا. مقابلہ دن 1:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی صدارت میں پاکستان سپر لیگ کی گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا. نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہونے والے اجلاس میں PSL کے نویں ایڈیشن سے متعلق تمام امور پر تفصیلی غور کیا گیا، جن میں آپریشنل اور لاجسٹیکل معاملات بھی شامل تھے. PSL کے نویں ایڈیشن کا ڈرافٹ قومی T20 کپ کے اختتام کے فوراً بعد دسمبر میں ہوگا. اور یہاں لیں گے ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.